तो चलिए, जिस तरह हमने आपको बताया था कि ज्ञान बिंदु में जो है पूरा जो है अभी जो है न्यू प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है और ये जो है बिहार पुलिस के लिए चलाया गया था। और आज जो है हम लोग टेस्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं, क्योंकि कल इसका जो है प्रैक्टिस सेट हुआ था और एक दिन बाद इसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो चलिए मिलाइए कि देखिए आपने इसमें कितना नंबर कर पाए। अगर इसमें आपका 60 प्लस नंबर स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे। और ये जो है डेली वीडियो जो है आपको कब आएगा, 8 पीएम शाम में आएगा। कब आएगा, 8 पीएम शाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। जिस दिन इसका सेट का डिस्कशन होगा उस दिन डिस्कशन होगा और उसके अलावा जो है आपका जो है फुल लेंथ क्या चलेगा, ज्योग्राफी का क्लास चलने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी में कुल 14 चैप्टर है, तो 14 दिन में जो है हम लोग समाप्त कर रहे होंगे ज्योग्राफी को। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिए और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। अगर कल आपने जो हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि संसद का अंग क्या कहते हैं और संसद के जो है बोल सकते हैं सदन क्या कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संसद, संसद में याद रखनी है 2 सदन होते हैं। अगर सदन की बात करेगा तो सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं। आपको पता होगा एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लेकिन वहीं अगर बात करेगा संसद का अंग कितने होते हैं, तो अंग जो है आपका कितने होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, 3 कौन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा और अंग में एक चीज जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति। तो इसमें जो है कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से विधानसभा नहीं होता है। तो 1 2 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर बात करेंगे संसद, संसद का जो है आर्टिकल कितना में वर्णन किया गया है, 89 में। वहीं अगर बात करेंगे लोकसभा का कितना है, 81 है और राज्यसभा का कितना है, 80 है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सरल। क्या याद रखेंगे, सरल। सरल से 100 से हो जाएगा सांसद यानी 79, रॉ से हो जाएगा राज्यसभा यानी 80 और लॉ से हो जाएगा लोकसभा यानी कि 81। ठीक है, उसी तरह जिस तरह आप ले केंद्र में ये सब कहां पर होता है, केंद्र में होता है संसद। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे राज्य में क्या होता है, तो राज्य में आपका होता है विधानमंडल। क्या होता है, विधानमंडल। और राज्य में भी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं विधानसभा और एक होते हैं विधान परिषद। लेकिन अगर विधानमंडल का अंग पूछेगा तो अंग में जो है विधानसभा, विधान परिषद और एक आपका क्या जुट जाएगा, जिस तरह संघ में जो है राष्ट्रपति जुड़ते हैं उसी तरह जो है राज्य में क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग बने रहिए, देखिए आपको कितना अच्छा से यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलेगा। अगर प्रत्येक 100 क्वेश्चन है तो 100 गुना 5 कर लीजिए, आपको 1 घंटा में लगभग हमने आपको 500 डिस्कस करके आप यहां से जाइएगा, 500 प्रश्नों को जान कर जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि गलत कथन को आपको चुनना है। यहाँ पर बोला जा रहा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तभी तुरंत हमने बताया जिस तरह केंद्र में होता है संसद उसी तरह राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, आपको हमने बताया था। एक होता है आपका याद रखनी है विधानसभा और एक होते हैं विधान परिषद। लेकिन अगर बात करेगा अंग की बात करेगा तो हमने तुरंत अभी बताया अंग में कौन जुट जाएंगे, राज्यपाल जुट जाएंगे। क्या जुट जाएंगे, राज्यपाल जुट जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, तो ये गलत हो गया था और गलत ही आपको चुनना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अन्य सब एग्जांपल जो है यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है, अभी तुरंत हमने देखे। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। देखिए अभी जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जो है आपको पता होगा कि लोकसभा से नेता है। कहाँ का है, लोकसभा का। लेकिन इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे, कौन थे, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह याद रखनी है किससे थे, तो राज्यसभा से सीट लिए थे। कहाँ से, राज्यसभा से। तो संसद के किसी भी सदन से जो है जीत कर जो है वो अपना मतलब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की पता होगा आपको, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। क्या होती है, भंग नहीं होती है। लेकिन याद रखनी है इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवामुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। अगर हम लोग बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखनी है 3-4 दिसंबर को हुआ था और ये कब हुआ था, 1984 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखनी है मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो किस गैस का रसा हुआ था, तो मिथाइल आइसोसानाइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल आइसोसानाइड आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करेगा ये जो है कौन सा कंपनी था, तो याद रखनी है यूनियन कार्बाइड कंपनी था। क्या बोलेंगे,
बोलेंगे यूरेनियम कार्बाइड कंपनी जो था, इसी के द्वारा ये जो है रिसाव हुआ था और इसमें जो है कई लोग घायल भी हो चुके थे और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर बात करेंगे महिलाओं का आरक्षण जो है पंचायती राज में है और नगर पालिका में है। 3 और 4 देख लीजिए कहां पर हो जाएगा, केवल 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब थोड़ी सी बात समझिएगा, पंचायती राज में बात करेंगे। पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और नगर पालिका में जो दिया गया महिलाओं को आरक्षण वो दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी एक बिल पारित हुआ है 106वां विधेयक। ठीक है, और अगर बिल पूछेगा तो 128वां, इसमें बोला गया नारी शक्ति बंधन योजना। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बोला गया, महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में जो है 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ये भी लगे हाथ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे भारत में सबसे अधिक कौन हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। हिंदू के बाद आपका क्या होता है, मुस्लिम होता है। क्या होता है, मुस्लिम। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने किसको मिलाया, याद रखनी है, ईसाई। ईसाई के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिख हो जाएगा। और सिख के बाद कौन हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे। और बौद्ध के बाद कौन हो जाएगा, जैन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एकदम याद रखनी है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बुद्ध जैन, तो इसको मिला लीजिए। देखिए हिंदू मुस्लिम तो इसमें नहीं है, ईसाई के बाद ईसाई, यहाँ पर ईसाई नहीं है तो इसको काट दीजिए, ईसाई है, ईसाई, ईसाई के बाद सिख भी है, दोनों ठीक होगा, बौद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में ढेरों सारा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। अगर बात करेंगे दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, काफी बार हमने बता दिया है, अनुच्छेद 20 में होता है। कहां पर देखने को मिलता है, अनुच्छेद 20 में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहां पर देखने को मिलता है, दैहिक स्वतंत्रता। ये जो है आपका कहां पर, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 के 4 में क्या है, घूमने की आजादी है। क्या करेंगे, भारत के किसी भी राज्य में जो है आप घूम सकते हैं, घूमने की आजादी। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया है, याद रखनी है, किसी भी राज्य को किसी भी देश के सीमा को जो है भारत में शामिल कर सकते हैं। ये चीज किसमें बोला गया, अनुच्छेद 2 में बोला गया है। और ये एक प्रकार का अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी आर्टिकल है 20, 21, 19, ये सभी एक प्रकार का क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, ये भी लगे हाथ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मौलिक अधिकार का जो है प्रावधान हमारे देश में कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका से जो लिया गया है किस भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में, क्या बोलेंगे, प्रस्तावना में जो है 3 शब्द को जोड़ा गया। ASP इसका ट्रिक है, अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं। तो इसमें जो है इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में जो है कोई भी धर्म का जो है कानून नहीं है, धर्म के बारे में कोई भी लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पर गलत आपको चुनना है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है। 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। देखिए एक समय था 1960 में, 1960 में जो है क्या हुआ, याद रखनी है, बंबई था। बंबई को जो है अलग कर इसमें क्या बनाया गया, एक महाराष्ट्र को निर्माण किया गया, और एक की बात करेंगे तो एक आपका गुजरात बनाया गया। क्या बनाया गया, गुजरात। उसके बाद याद रखनी है 1963 में जो है किसका निर्माण किया गया, नागालैंड का निर्माण किया गया। क्या बोलेंगे, नागालैंड का निर्माण किया गया। उसके बाद 1966 में जो है किसका निर्माण किया गया, हरियाणा का निर्माण किया गया। किसका बनाया गया, राज्य बनाया गया हरियाणा का। उसके बाद बात करेंगे 1972 में जो है 3 राज्यों का गठन किया गया। तो उसमें याद रखनी है, एक आपका हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा मेघालय। क्या बोलेंगे, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ये तीनों राज्यों का गठन कब किया, 1972 में। उसके बाद एक होता है 1975, 1975 में जो है सिक्किम राज्य का गठन किया गया। क्या बोलेंगे, सिक्किम राज्य का गठन किया गया। 1975 के बाद अगर बात करेंगे हम लोग, 1975 के बाद 1987 आता है, और 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया, अरुणाचल प्रदेश, और हो जाएगा गोवा, और याद रखनी है आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है,
1987 में ये चीज़ प्रावधान किया गया। उसके बाद 2000 में जो है 3 राज्यों का गठन किया गया। एक जो है 1 नवंबर 2000 को किसका निर्माण किया गया? छत्तीसगढ़ का, ठीक है? उसके बाद 9 नवंबर, याद रखनी है, 9 नवंबर 2000 को किसका निर्माण किया गया? तो याद रखनी है, ये किया गया उत्तराखंड से अलग होकर किसका निर्माण किया गया? यूपी से जो है उत्तराखंड का निर्माण किया गया। और 9 नवंबर को छत्तीसगढ़, और एक बात करेंगे 15 नवंबर को जो है अलग, और बिहार से अलग होकर किसका निर्माण किया गया? झारखंड का निर्माण किया गया। उसके बाद एक और किया गया 2014 में, 2014 को याद रखनी है, इसमें जो निर्माण किया गया, तेलंगाना का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? तेलंगाना। तो इतना राज्य का गठन किया है हमने, सभी बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें गलत को चुनना है। तो देख लेते हैं, आगे ऑप्शन दिया गया है, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना। देखिए, मणिपुर से अलग नहीं हुआ, मेघालय राज्य जो अलग हुआ है ये असम से हुआ है। कहाँ से हुआ है? असम से। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नागालैंड राज्य 1963 में बता दिया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। ये सभी कथन सही है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है? और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग गठित किया गया। देखिए, शाह जांच आयोग का गठन की बात करेगा तो ये जो है आपातकाल के दौरान जो गतिविधियों की जांच करने हेतु इसका गठन किया गया। ये भी लगे हों तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपातकाल, अच्छा, आपातकाल की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है? अगर भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा आपका 18। अच्छा, अगर आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल अगर पूछेगा तो भाग में आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। एक आपका होता है राष्ट्रपति शासन, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। और एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल, क्या बोलेंगे? वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के 352 में है, राष्ट्रपति चर्चा 356 में है, और वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में है। अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति आपातकाल जो है अभी तक भारत में कितने बार लगे हैं? कई बार लग चुके हैं। सबसे पहला जो 1951 में लगा था वो कहाँ पर लगा था? पेप्सो में लगा था। और पेप्सो हम लोग किसको बोलते हैं? पंजाब को बोलते हैं। और वहीं अगर बात करेंगे सबसे अधिक बार किस में लगा है, किस राज्य में लगा है, तो सबसे अधिक बार की बात करेगा तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लगा है, ठीक है? यहीं से याद रखनी है। बिहार में कुल कितने बार आपातकाल लगे हैं? तो 18 बार लगे हैं, सॉरी 8 बार लगे हैं। कितने बार लगे हैं? 8 बार लगे हैं। और सबसे पहली बार कब लगे हैं? 1968 में लगे हैं, जिस समय भारत बिहार के अगर मुख्यमंत्री की बात करेगा तो वो हो जाएगा भोला प्रसाद, ठीक है? इन सभी बातों को आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? देखिए, प्रस्तावना में जो है संघ का की भी चर्चा नहीं किया गया है। प्रस्तावना में अगर बात करेंगे तो हम लोग स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है, न्याय की चर्चा किया गया है, ठीक है, एकल बंधुता की चर्चा किया गया है, मूल कर्तव्य नहीं। देखिए, 7वीं अनुसूची को जब पढ़िएगा तो यहाँ पर जो है संघ सूची के बारे में बताया गया है, और याद रखनी है आपको यहीं पर राज्य सूची के बारे में बताया गया है, और यहीं पर समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, ठीक है? संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची की बात करेगा तो राज्य सूची में वर्तमान में 52 विषय हो जाएंगे, और सॉरी 47 विषय हो जाएंगे, और समवर्ती सूची में 61 विषय हो जाएंगे। ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। 7वीं अनुसूची में जो है इस संघात्मक का कहने का मतलब होता है संघ के साथ साथ यहाँ पर राज्य को भी वर्णन किया जाता है, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, किस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहीं भी उच्च न्यायालय में वकील हैं और 10 साल तक आपने काम कर चुका है तो आपको जो है, और याद रखनी है राष्ट्रपति के सबसे द्वारा है, राष्ट्रपति के नज़र में जो है आप अच्छा वकील हैं या अच्छा जज हैं, तभी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलत आपको पूछ रहा है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अगर आप हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत कर चुके हैं या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हैं तो ये दोनों जो है कारगर साबित होगा। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष अधिवक्ता के रूप में नहीं बल्कि 10 वर्ष, कितने वर्ष वकीलत रहेगा तो 10 वर्ष। तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मदपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो यह अनुच्छेद 47 में बोला गया है, पोषा स्तर को बढ़ावा देना, क्या बोलेंगे? पोषा स्तर को बढ़ावा देना किस में बात किया गया है? अनुच्छेद 47 में। और इसी में बोला गया है मादक पदार्थ पर नियंत्रण, क्या बोलेंगे? मादक पदार्थ पर नियंत्रण जो है कहाँ पर बोला गया है? अनुच्छेद 47 में। और अनुच्छेद 47 आपको पता होगा एक प्रकार का डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी जो
भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है दोस्तों? स्पेन से लिया है। कहाँ से लिया है? स्पेन से। अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करेगा 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। हम लोग देख लेते हैं 36 से 51 अनुच्छेद कौन कौन है। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 36 में क्या है? डीपीएसपी की राज्य की परिभाषा है। 37 में है ये जो है न्यायालय में वाद योग नहीं होगा। 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया है। 39 में क्या है? सभी के लिए समान वेतन, यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सभी के लिए समान वेतन। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में क्या है? याद रखनी है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में क्या है? प्रस्तुति सहायता। 43 में क्या है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। 45 में क्या है? याद रखनी है 45 में बोला गया कि याद रखनी है 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में क्या है? एससी एसटी का प्रबंधन। 47 में क्या है? जो आपका प्रश्न पूछ रहा है पोषण स्तर को बढ़ावा देना या मादक पदार्थ पर नियंत्रण। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 49 में क्या हो जाएगा? आपका याद रखनी है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में क्या हो जाएगा? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या हो जाएगा? विदेशी शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ठीक है, इन सभी आर्टिकल को एकदम याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? देखिए राज्यपाल की शक्ति यहाँ पर बोल रहा है और संबंधित नहीं है। देखिए राजनीतिक और जो है सैन्य शक्तियाँ ये जो है किसके द्वारा निहित होता है? तो ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा निहित होता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सैन्य शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे गंगा बेसिन, किसकी बात करेंगे? गंगा नदी। आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से जो है हरिद्वार से जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है और अपना उद्गम से पूर्व की ओर बहती हुई जो उत्तर प्रदेश में 28 जिले से प्रवेश करते हुए बिहार में कुल 12 जिले से प्रवेश करती है और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, यहाँ अगर बात करेंगे इसकी कई सारी सहायक नदियां होती है। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रामगंगा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो गोमती होता है, रामगंगा गोमती, उसके बाद घाघरा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे गंडक हो जाएगा, उसके बाद कोसी हो जाएगा, उसके बाद महानंदा हो जाएगा। ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की। लेकिन याद रखनी है नीचे से सबसे बड़ी सहायक नदी जो आकर गंगा में मिलती है वो कौन हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। और याद रखनी है उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा नदी कौन हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी। और सोन नदी कहां पर मिलती है? तो याद रखनी है पटना के समीप दानापुर में मिलती है। और पटना के क्षेत्र को उस समय किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? राजगिर ही बोल सकते हैं, और या तो इसी को बोला जाता है राजगिर भी बोला जाता है। ठीक है, और या इसी को हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी रही है। ये कौन सा महाजनपद हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा मगध हो जाएगा। यही चीज पूछ रहा है कि गंगा में जो सोन नदी जाकर मिलती है वो किस महाजनपद में है? तो मगध महाजनपद में है। वहीं अगर बात करेंगे अवंती, अवंती की राजधानी कहां पर हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। अगर बात करेंगे बज्जी, बज्जी की राजधानी कहां पर हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। काशी का कहां पर हो जाएगा? किसकी राजधानी है? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महाजनपद। महाजनपद किसको कहते हैं? जिस समय अभी आपको पता होगा कि भारत में जो है 28 राज्य हैं, उसी तरह जो है प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और अगर बात करेंगे जैन धर्म, जैन धर्म के याद रखनी है भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। बस आप लोग हमको एक सप्ताह दीजिए, 7 दिन, आप देखिएगा तैयारी में कितना ज्यादा उछाल आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? देखिए पाकिस्तान सिंध से जो है क्या प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो हुए हैं। कहाँ हुए हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर बात करेंगे गुजरात से क्या प्राप्त मिले हैं? लोथल मिले हैं, धोलावीरा मिले हैं। हरियाणा से क्या मिले हैं? तो याद रखनी है जुते हुए खेत के सॉरी बोल सकते हैं हरियाणा से जो है हमको बनवाली, बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, अगर वहीं बात करेंगे राजस्थान में क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से। पंजाब में क्या मिला है? रोपर, रोपर कहाँ से मिला है? पंजाब में। तो सभी से जो है हड़प्पा नगर के प्राप्ति हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर बात करेंगे हड़प्पा, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी खोज किसने किया था? तो दयाराम शाहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम शाहनी ने इनकी खोज किया था। ये चीज भी याद रखनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। देखिए अगर बात करेंगे आत्मकथा, आत्मकथा की बात करेगा तो जो मतलब जीव मतलब मनुष्य, अगर हम ही हैं तो हम ही अपना जो है कहानी अगर लिख रहे हैं तो वो आपका आत्मकथा हो जाएगा, और कोई दूसरा अगर हमारा लिखेगा तो वो हो जाएगा आपका जीवनी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग मुगल काल। मुगल काल में दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। एक आपका हो जाएगा बाबर, क्या हो जाएगा बाबर, और दूसरा आपका हो जाएगा जहांगीर, क्या हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। अब देखिए बाबर ने जो है क्या लिखा था, बाबरनामा लिखा था, क्या बोलेंगे बाबरनामा लिखा था। ठीक है, और जहांगीर ने जो है क्या लिखा था, जहांगीरनामा, क्या बोलेंगे जहांगीरनामा। अगर बात करेंगे यहाँ पर दोनों ने तो लिखा है, ऑप्शन में दोनों है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया फारसी भाषा में, तो बाबर ने जो लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, और अगर जहांगीर ने बालक करेंगे तो ये फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, किसने लिखा था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। अगर बात करेंगे बंगाल में स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र नया नवाब की जो है स्थापना किसने किया, मुर्शिद कुली खान ने थी। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये दोनों ठीक है। मुर्शिद कुली खान का अगर कार्यकाल की बात करेगा तो इन्होंने जो है 1717 से लेकर 1739 तक जो है बोल सकते हैं मुर्शिद कुली खान का शासनकाल रहा। उसके बाद 1740 से लेकर 1756 तक जो है किसका काल रहा, अली वर्दी खां का, क्या बोलेंगे अली वर्दी खां का। उसके बाद याद रखनी है 1757 से ही 1756 से लेकर 1757 तक जो है किनका कार्यकाल देखने को मिला, सिराजुद्दौला का देखने को मिला, क्या बोलेंगे सिराजुद्दौला का देखने को मिला। तो यहाँ पर से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए बात करेंगे मुर्शिद कुली खां ने जो है बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर कहाँ स्थानांतरित किया, मुर्शिदाबाद किया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुर्शिदाबाद किया। अगर बात करेंगे अली वर्दी खां से रिलेटेड याद रखनी है, इन्होंने जो है मुगलों को क्या बोलेंगे अंग्रेजों को जो है बोल सकते हैं अंग्रेज को जो है क्या कर दिया, कर देना जो है बंद कर दिया। इसी के काल को बंगाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सिराजुद्दौला के समय जो है दो घटना घटती है, एक 1756 में बोल सकते हैं काल कोठरी की घटना, और एक याद रखनी है 1757 में पलासी का युद्ध। ठीक है, ये दोनों तीनों बातों को एकदम ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, तो ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे, महात्मा ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्या बोलेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अगर बात करेंगे 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसका जो लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कांग्रेस। कांग्रेस का जो है गठन कब हुआ था, तो याद रखनी है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस का गठन किया गया था, और इसका गठन किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। इसका अगर बात करेंगे जो है सबसे पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखनी है बोमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। किसको बनाया गया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करेंगे 1939 ईस्वी में जो है याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस ने एक स्थापना किया फॉरवर्ड ब्लॉक का, क्या बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लौह पुरुष के। अगर वहीं आपको पूछ दिया कि लौह महिला के नाम से किसको जानते हैं, लौह महिला के नाम से किसको जानते हैं, आयरन मैन वोमेन किससे जानते हैं, तो याद रखनी है आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। कौन हो जाएंगे, इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों से प्रयुक्त हुई है। अगर बात करेंगे अशोक, अशोक जो है मौर्य वंश का महान शासक हुआ, और अशोक ने जो है अभिलेख जारी किया। और अशोक ने जो अभिलेख जारी किया वो कितने प्रकार के किए, 3 प्रकार के अभिलेख जारी किए। उसमें जो है ब्राह्मी था, खरोष्टी था, अरमाइक था, और ब्राह्मी का ही अभी प्रधान रूप आधुनिक रूप में देवनागरी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अभिलेख की बात करेंगे तो कुल बड़े 14 अभिलेख का गठन किया गया था। इसमें सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है। कौन बोलेंगे, 7वां अभिलेख है। और वहीं अगर सबसे छोटा अभिलेख की बात करेगा तो सबसे छोटा अभिलेख आपका हो जाएगा रुम्मनदेई अभिलेख। क्या बोलेंगे, रुम्मनदेई अभिलेख। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग याद रखनी है एक आपका हो जाएगा
ये याद रखनी है भाबरू अभिलेख। क्या बोलेंगे? भाबरू अभिलेख हुआ करता था, याद रखनी है। भाबरू अभिलेख में जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? सम्राट घोषित होता है। और ये भाबरू अभिलेख कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। अशोक के 13वां अभिलेख जो था, 13वां अभिलेख था, इसमें जो है कलिंग की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? कलिंग की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल से में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बौद्ध कला के महान केंद्र थे? एक नागार्जुन कोंड और एक अमरावती। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कुजुलकुड-फिशस। क्या बोलेंगे? कुजुलकुड-फिशस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुजुलकुड-फिशस। और याद रखनी है कुषाण वंश के एक शासक हुआ करते थे, जो महान शासक हुए, उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क याद रखनी है। कनिष्क का दरबारी कवि था चड़क, जो कि एक प्रकार का बोल सकते हैं चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध ग्रंथि हुआ था, बौद्ध धर्म का जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में देखने को मिला था। कहाँ पर? कश्मीर में देखने को मिला था। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन था? तो याद रखनी है वसुमित्र था। क्या बोलेंगे? वसुमित्र था। और इसका उपाध्यक्ष की बात करेगा, उपाध्यक्ष भी हुआ करता था। और उपाध्यक्ष आपका पूछा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा अश्वघोष। क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिलान करना है। देखिए कैलाशनाथ मंदिर जो है कहाँ पर है? कांचीपुरम में, यानी इसका 2 हो जाएगा। होयसल मंदिर कहाँ पर है? हेलीबीड में है, तो ये 4 हो जाएगा। बृद्धेश्वर मंदिर की बात करेगा तो ये कहाँ पर है? तो तंजौर में है, तो ये 3 हो जाएगा। गोमटेश्वर मूर्ति कहाँ पर है? सरवन बेलगोला, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, बाहुबली की मूर्ति, तो ये हो जाएगा 1। यानी 2, 4, 3, 1 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा था? देखिए एक बात होगा 1194, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और याद रखनी है जयचंद के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन शाम को ही मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और याद रखनी है 1191 और 1192, इसमें जो है क्या हुआ था? प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 1192 में द्वितीय तराइन की युद्ध हुई थी। अगर बात करेंगे प्रथम तराइन युद्ध कब कब हुआ था? 1191 में किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था, मोहम्मद गौरी पराजित हुई थी। लेकिन द्वितीय तराइन के युद्ध की बात करेंगे तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का मृत्यु होता है और मोहम्मद गौरी जीत हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में। कहाँ पर मिलता है? मंदसौर अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है किसने किया था? शक शासक रुद्रदामन में। किसने किया था? शक शासक रुद्रदामन ने। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है कहाँ था? हरिसेन ने निर्माण किया था, याद रखनी है, हरिसेन। और ये किसके दरबारी कवि थे? प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्था से है? अगर बात करेंगे सूर्यास्त नियम जो है कब लागू हुआ था? 1793 में हुआ था। इसी को हम लोग बोलते हैं इस्तमरारी व्यवस्था। क्या बोलेंगे? इस्तमरारी व्यवस्था। और इस्तमरारी व्यवस्था जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को हम लोग सूर्यास्त कानून बोलते हैं, यानी सूर्य डूबने से पहले जो है कर जो है जमा हो जाने चाहिए। और इसको किसने किया था? याद रखनी है, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। वहीं आपको यहाँ पर है रैयतवाड़ी। क्या बोलेंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है काल किसके द्वारा था? तो याद रखनी है टॉमस मुनरो। क्या बोलेंगे? टॉमस मुनरो। या तो रीड के बारे में, रीड एक था, रीड याद रखनी है, ये भी हो जाएंगे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1820 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक आपका है, याद रखनी है, महलवाड़ी। क्या होता है? महलवाड़ी। महलवाड़ी की बात करेगा तो महलवाड़ी को किसने स्टार्ट किया था? हॉल्ट मैकेंजी। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी उस समय भारत के गवर्नर थे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1822 में। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर बात करेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब होते हैं? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का एक सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसमें जो है महिलाओं, कृषक सभी ने भाग लिया था। लेकिन याद रखनी है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चौड़ी चौड़ा कांड हो जाता है। और चौड़ी चौड़ा कांड कब होता है? 1922 ईस्वी में। इसके द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन गलत है। फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, ये बिल्कुल ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण 1922 में गांधी जी के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तार कर लिया था 6 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखेगा बाद के दिनों में 2 वर्ष में ही गांधी जी के अच्छे व्यवहार के कारण इनको छोड़ दिया गया।
असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, यही आपका गलत हो गया। सभी ने भाग लिया था, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अगर हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद याद रखनी है, इनके द्वारा दो चीज याद रखनी है, एक 1893 और एक 1897। ठीक है, 96 97 जो भी बोल सकते हैं। 1893 में इन्होंने क्या किया तो याद रखनी है, शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पर? शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। और रामकृष्ण मिशन जो है परमहंस इनके जो है गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के द्वारा इसका जो है शिक्षा एवं वैज्ञानिक के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। तो यहाँ पर हो जाएंगे भारत में पश्चात शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर बात करेंगे स्वामी विवेकानंद का जो है बचपन का नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर बचपन का नाम पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका नरेंद्र दत्त। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र दत्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखनी है, इसको जो है विवेकानंद किसने बनाया, नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद किसने किया, तो याद रखनी है राजस्थान के महाराज थे खेतरी। राजस्थान का एक खेतरी का महाराज जो था वो कौन था? अजीत सिंह। कौन बोलेंगे? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने जो है सबसे पहले इनको जो है नाम परिवर्तन करके इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद रखे थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाली महासागर का क्या नाम है? दक्षिणी महासागर हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका नीचे है तो दक्षिणी महासागर इनको चारों तरफ से घेरेगी। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल के आंतरिक चट्टान परिवर्तित हो सकती है? देखिए अगर बात करेंगे यहाँ से जब लावा निकलेगा तो इससे जो है क्या होगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। क्या होगा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से जो है अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। और अवसादी चट्टान से जो है रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा। किसका होगा? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आग्नेय और अवसादी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? ये हो जाएगा NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण लवण। लवणता की बात करेगा तो यहाँ पर नमक हो जाएगा, और इसको हम लोग साधारण लवण के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है? देखिए जब सूर्य बोल सकते हैं सन हो जाएगा, और या पृथ्वी हो जाएगा, या तो बोल सकते हैं चंद्रमा, तीनों एक सीधा में हो जाएगा, तब हो जाएगा बृहद ज्वार। क्या हो जाएगा? बृहद ज्वार हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है, सन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और यहाँ पर चंद्रमा यानी कि समकोण बना देगा, तब हो जाएगा आपका लघु ज्वार। ये दोनों बातों को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर बृहद ज्वार पूछा है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमिका के प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? ये हो जाएगा प्रेरिक घास। कौन हो जाएंगे? प्रेरिक घास हो जाएंगे। अच्छा यहीं से याद रखनी है डाउन्स कहाँ का है, आपको याद रखनी है पुस्ताज कहाँ का हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर जान सकते हैं तो पंपास कहाँ का हो जाएगा। ठीक है, पंपास कहाँ का हो जाएगा। डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। पुस्ताज कहाँ का हो जाएगा? हंगरी का हो जाएगा। पंपास कहाँ का हो जाएगा? अर्जेंटीना का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अर्जेंटीना का हो जाएगा। तो ये सभी बात को भी याद रखनी है, ये सभी घास के मैदान है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? पाक जलसंधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ गलत चुनना है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा श्रीलंका जो है आंसू का देश में है, आंसू का आकार है, इसी ये इसको हम लोग बेली गंगा के नाम से जानते हैं। कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। यही गलत हो जाएगा। कोलंबो एक समुद्रीय पतन है, लेकिन श्रीलंका के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। यही आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? देखिए आंतरिक हिमालय हो जाएगा, या इसी को हम लोग महान हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये सभी हम लोग किसको बोलते हैं? बृहद हिमालय या महान हिमालय को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी। इसका विभाजन का आधार है यहाँ पर जनजाति, जहाँ पर जो भी पहाड़ी है, जो भी जनजाति वहाँ पर रहता था, जनजाति के नाम पर ही पहाड़ी रखा गया। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अबोर, क्या बोलेंगे? अबोर। उसके बाद बात करेंगे मिशमी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पटकाई बुम, ये सभी जो है कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिकिर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रेगमा, उसके बाद बात करेंगे भूबन, ये सभी कहाँ का हो जाएगा? तो याद रखनी है असम का हो जाएगा। ये सभी जनजाति हैं और पहाड़ी का भी नाम है। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर के झील के निकट चैमयुंगदुम, चैंगयुंगदुम जैसे ही बोल दिया तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी चैंगयुंगदुम हिमनद से निकलती है मानसरोवर के झील से, और अपना जल जो है याद रखनी है भारत में प्रवेश कर, नामचा बरवा से भारत में प्रवेश कर अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बांग्लादेश में बहते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसके बाद असम में किस नाम से जानते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, उसके बाद अगर बात करेगा बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। यहीं से ज्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर बात करेंगे तिब्बत में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। असम में बात करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करेगा तो दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में अगर बात करेगा तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो जाएगा पैनगंगा, ठीक है, सॉरी पैनगंगा नहीं होगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कामेंग, क्या बोलेंगे, कामेंग हो गया। उसके बाद बात करेंगे मानस हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे लोहित हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे धनसिरी, सुबनसिरी, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया उत्तर, ये आपका हो गया पूरब, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यहाँ पर जो बारिश होगा वो किसके द्वारा होता है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है। और अगर बात करेंगे तो ये जो है रबी फसल के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। रबी फसल में कौन कौन होते हैं, आपका हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ये सब एक प्रकार का रबी फसल है। तो यहाँ पर से हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, अगर किसी भी चीज को आप देखना प्रतीत करते हैं तो वहां पर आपको पहले प्रकाश देना पड़ेगा। तो बस जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, नहीं, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े आंखों की तरफ आए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, अंत श्वसित वायु, यानी कि श्वसित मतलब सांस जो खींचते हैं, उच्छ्वासित वायु यानी कि सांस जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा, अगर बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में कितना है, 21%। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो कितना लेते हैं, 21%। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कितना छोड़ते हैं, 16.4%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी। ठीक है, ईईजी का हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं मस्तिष्क के लिए। किसके लिए, मस्तिष्क के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेसमेकर का जो है हृदय का नियंत्रण के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेसमेकर का। स्टेथोस्कोप एक प्रकार का आपका आला हो गया। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। देखिए, घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गरुड़ खाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है। ये अगर बात करेंगे तो ये आपका मछली से प्राप्त होता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की बात करेगा तो ये 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। वहीं विटामिन सी की बात करेगा तो इसका रासायनिक नाम अगर बात करेंगे हम लोग तो रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अगर विटामिन डी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ठीक है, कैल्सीफेरोल। वहीं अगर बात करेंगे विटामिन ई का क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है टेकोफेरोल। क्या बोलेंगे, टेकोफेरोल हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे विटामिन के का क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है फिलोकिवनॉन। क्या बोलेंगे, फिलोकिवनॉन हो जाएंगे, किवनॉन। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आविष्कारक और आविष्कारकर्ता का। देखिए, किण्वन का खोज किसने किया, लुई पास्चर ने। हमने कल भी आपको बताया था, किण्वन एक प्रकार का, जैसे हम लोग लुई पास्चर ने किसका, पाश्चुकरण का खोज किया था। जैसे दूध को आप गर्म करते हैं, दूध को गर्म करके उसका कीटाणु को मारकर लंबे समय तक रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पाश्चुकरण। तो किण्वन का खोज। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये 4 हो जाएगा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था, 2 हो जाएगा। बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच ने किया था, ये हो जाएगा 1। यानी 3 4 2 1 देख लीजिए कहां पर है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिसाधनों की तरफ चढ़ी होती है जो उसके अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। मतलब आग बुझाने के लिए जो जैकेट का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, मेलेमाइन का प्रयोग करते हैं। उस किसका बना होता है, मेलेमाइन का बना होता है। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूसंदन के लिए उत्तरदायी है, भूपरपट्टी। कौन हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत ही क्रस्ट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
आगे की बात करेंगे पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण। देखिए तनों की वृद्धि अगर पूछेगा तो यहाँ पर मोटाई की बात करेगा, और मोटाई की बात करेगा तो ये हो जाएगा कैम्बियम। क्या बोलेंगे, कैम्बियम उत्तक हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्ववाचकीय उत्तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो वो आपका हो जाएगा शीर्षक विभाजकीय उत्तक। ठीक है, इसी को हम लोग प्रथम विभाजकीय उत्तक बोलते हैं और पार्श्ववाचकीय उत्तक को द्वितीयक विभाजकीय उत्तक बोलते हैं। अंतर्वेशी जैसे मान के चलिए ये पौधा है, ठीक है, ये आपका पौधा हो जाएगा, तो यहाँ से जो डार निकलेगा, यहाँ पर जो जोर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्वेष्टि विभाजीय उत्तर, इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है। देखिए गेहूं हो गया रबी, धान खरीफ, ये तो है। उड़द और सोयाबीन ये एक प्रकार का जायद फसल है, यही राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। जल की कठोरता के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, कैल्शियम हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा आपका, छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अच्छा कौन कौन होते हैं तो आपको पता रहनी चाहिए। एक होता है आपका डेडुनम, क्या होता है डेडुनम। उसके बाद होता है आपका जेजुनम, क्या होता है जेजुनम। और एक आपका होता है इलियम, क्या होता है इलियम होता है। इन तीनों चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी बम रहेगा तो वो एक प्रकार का बोल सकते हैं हाइड्रोजन बम रहे, और एक होता है आपका परमाणु बम। परमाणु बम अगर बात करेगा तो परमाणु बम जो है विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम की बात करेगा तो वो जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित हो जाएगा। और बम रहेगा तो वो एक प्रकार का अनियंत्रित होगा। क्या होगा, अनियंत्रित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं उपचयन दोनों साथ साथ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन याद रखनी है, ऑक्सीजन मतलब कि O2 का हटना, इसको हम लोग बोलते हैं O2 का जुटना ऑक्सीकरण, और O2 का हटना इसको बोलते हैं अवकरण। ठीक है, ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, ये केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया हम जब पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर टोटल चीज बताएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंकाल पेशियां, देखिए अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी। सबसे पहले समझिए अनैच्छिक एक प्रकार का होता है, यह प्रकार का एक उत्तक है अनैच्छिक पेशी, और एक आपका होता है ऐच्छिक पेशी। देखिए ऐच्छिक पेशी किसको बोलते हैं, जो हमारे मतलब कि बोल सकते हैं हमारे मन के मुताबिक काम करे। जैसे आपका हाथ, हाथ को जिधर चाहिएगा उधर घुमा लीजिएगा तो एक प्रकार का ऐच्छिक पेशी हो गया। जैसे आपका हृदय हो गया, हृदय एक प्रकार का बोल सकते हैं अनैच्छिक पेशी है, आपको कंट्रोल नहीं है उस पर। हृदय को अगर बोलिएगा कि आप रुक जाइए तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब जो है ऐच्छिक पेशी है, इसको जिधर चाहे जब चाहे हम लोग रोक सकते हैं। तो कंकाल पेशियां आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं हाथ पैर हुआ, तो हाथ प्रकार एक अनैच्छिक पेशी है, ये गलत हो गया। अतरंग पेशियां, ये भी ऐच्छिक पेशी नहीं हो जाएगा बल्कि अनैच्छिक पेशी हो जाएगा। हृदय पेशियां जो है ऐच्छिक पेशी नहीं बल्कि अनैच्छिक पेशी होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो 1 2 3 तीनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, ओम के नियम संबंध निम्नलिखित में से, तो ओम भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पर देखिए उल्टा लिख दिया है, भी बराबर आर आई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ प्रदर्शित करता है। कल भी हमने बताया था, तो सबसे पहले क्या होता है, गामा होता है। गामा के बाद क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा के बाद क्या होता है, परावैंगनी किरण होता है। क्या होता है, परावैंगनी किरण होता है। उसके बाद क्या होता है, दृश्य प्रकाश होता है। क्या बोलेंगे, दृश्य प्रकाश होता है। उसके बाद क्या होता है, अवरक्त किरण होता है। क्या होता है, अवरक्त किरण होता है। ठीक है, अवरक्त किरण के बाद अगर बात करेंगे बोल सकते हैं सूक्ष्म किरण होता है। कौन होता है, सूक्ष्म किरण। और सूक्ष्म किरण के बाद आपका लास्ट में कौन होता है, रेडियो तरंग होता है। क्या होता है, रेडियो तरंग। और अगर बात करेंगे, ये जो है तरंगदैर्घ्य का सबसे बढ़ता हुआ क्रम है, तरंगदैर्घ्य का सबसे बढ़ता हुआ क्रम, और इसी का उल्टा हो जाता है आवृत्ति। तो यहाँ पर देख लीजिए गामा हो गया, एक्स हो गया, अवरक्त हो गया, रेडियो हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है, यूरेसिल। यूरेसिल जो है आरएनए का भाग है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, जब प्रकाश की पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे मुड़ जाता है। देखिए यहाँ से कोई भी प्रकाश चल रहा था, यहाँ पर कोई चीज रख दिया तो यहाँ पर से मुड़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति न तो कण के समान होती है न ही तरंग के समान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई। ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन साइक्लोन की बात करेगा तो ये मिस्र के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ग्वालियर में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? ग्वालियर में नहीं, ये शिवपुरी में होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर बात करेंगे भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया? माधव को बनाया गया। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। भारत में टैगोर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में आया था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं कैलाश सांखली को। किसको जानते हैं? कैलाश सांखले को जानते हैं। ठीक है, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार था ना, म्यांमार में जो भूकंप आया था वहीं पर बचाने के लिए जो है ये चलाया गया था। यहाँ पर देखिए भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि के गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ है? ये जो है वक्फ विधेयक पारित हुआ है और इसका विरोध किसने किया था? मुस्लिम लोगों ने जो है इनका विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के किस तारीख को शामिल किया गया? 17 अप्रैल 2025 को तारीख किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने वाली किस दर्रा से उपयोग करेगी? तो लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहां पर हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहां पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, जलेपला दर्रा कहां पर हो जाएगा? आपका सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, हमने दर्रा का बहुत ही ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, सभी दर्रा आपको याद हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया? तो याद रखनी है बी अनंतम नागेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए सरकारी स्कूलों में कितनी अटल ट्रिकी लैब स्थापित? लैब स्थापित 50,000। कितना? 50,000 हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। किसको किया गया? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का फादर किसको बोला जाता है? तो याद रखनी है क्रिकेट का फादर बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना के 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ये हो जाएगा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। अगर बात करेंगे आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? नरिंदर कपानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरिंदर कपानी हो जाएंगे। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। और दो शब्द के वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा था? अगर बात करेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था याद रखनी है 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था और इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? याद रखनी है ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था और इसका मुख्य कारण था जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लघुपतन के समय क्या होता है? तो धारा का मान बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? तो बोल सकते हैं 15 से 59 वर्ष। क्या बोलेंगे? 15 से 59 वर्ष के बच्चे को जो है काम में मतलब काम कर सकते हैं 59 वर्ष तक, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में घटते क्रम में लगाइए। कृषि क्षेत्र पहला, उसके बाद विनिर्माण, उसके बाद सेवा। 1 2 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति योजना की, 1991 में थी। ये आपका गलत हो गया। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण, निजीकरण और शर्तों पर दिया। तो याद रखिएगा ये जो है एलपीजी मॉडल जो लागू किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए गलत है और आर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का गठन कब किया गया? 1995 में किया गया, 1 जनवरी 1995 को किया गया। और अगर बात करेंगे डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, और इसका अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो ये हो जाएगा नागोजी ओंकाजा। क्या बोलेंगे? नागोजी ओंकाजा इबेला जो है इनका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये हो जाएगा जनेवा में। इसका पूर्ववर्ती नाम अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा गेट। क्या बोलेंगे? गेट। इसका स्थापना कब किया गया था? 1948 में। ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, यहाँ से इंग्लिश का सवाल है। चूज द एप्रोनिम फ्रॉम द हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये मेयर हो जाएगा, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़नी। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्कनेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, इसका जो हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा। आगे की बात करेगा कवि प्रिया का रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केशव दास इनकी जो है रचनाकार हो जाएंगे कवि प्रिया का। यहाँ पर दिया गया है केशव दास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए उबेर कप। कौन हो जाएंगे? उबेर कप, याद रखनी है। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 1728, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो? ये डेली वे में चाहिए नहीं चाहिए ये भी कमेंट करनी है। उम्मीद है कि हमने हमारा 100% दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक ही लगा होगा। तो कैसा रहा? और कल जिस दिन जो है आपका एक दिन टेस्ट होता है, एक दिन डिस्कशन होगा, तो जिस दिन आपका टेस्ट का डिस्कशन नहीं होगा उस दिन आपको हम लोग ज्योग्राफी को समाप्त कर रहे होंगे 10 से 12 दिन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।